हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कट्टरवाद पर अब अध्ययन होने वाला है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल जस्टिस के प्रोफेसर जीएस वाजपेयी, जिनके नेतृत्व में कट्टरवाद पर यह अध्ययन होने वाला है। इसके साथ ही मुझे फ्रेम में जितेंद्र दीक्षित हमारे संवाददाता भी नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, कट्टरवाद पर अब ये अध्ययन पूरा होने वाला है, क्या लगता है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं ये जो सवाल जवाब होते हैं वो लगातार चलने लगते हैं, बयानों के तीर चलते हैं, जो आखिरकार कट्टरवाद पर ही रुकता है। जी हाँ, बात सही है कि चुनाव के वक्त में कट्टरवाद इत्यादि पर चर्चा होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में साल 2016 से एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जो महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड कर रही है। और ये अपने किस्म का एक ऐसा डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम महाराष्ट्र पुलिस ने शुरू किया है जो अब तक देश में कहीं नहीं हुआ। 2016 से ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके तहत मॉनिटर किया जाता है पुलिस की तरफ से, एटीएस की तरफ से, कि कौन से ऐसे युवक हैं जो कि कट्टरपंथ की तरफ जा रहे हैं, इंटरनेट पर उस तरह का साहित्य पढ़ रहे हैं, उस तरह की सामग्री पढ़ रहे हैं। और इसमें परिवारों की भी मदद ली जा रही है। जो कम्युनिटी वल्नरेबल है, जहां से लगता है कि इसके लोग कट्टरवाद से जुड़ सकते हैं, तो उनकी फैमिलीज की तरफ से भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। और अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 200 लोगों के आसपास जो है काउंसलिंग की गई है, जिनके बारे में ऐसा समझा जा रहा था कि उनका झुकाव कट्टरवाद की तरफ हो रहा है। और इसके अलावा कम से कम 70 ऐसे लोग हैं जो कि कट्टरपंथी बन चुके थे और अगला एक्शन लेने जा रहे थे, यानी कि किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ने जा रहे थे या कोई आतंकी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। तो ऐसे लोगों को रीइंटीग्रेट किया गया है। ये डेटा महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस की तरफ से आया है। इसके अलावा एक और जानकारी मिली है कि करीब 400 ऐसी साइट्स थी जो कि कट्टरवाद फैला रही थी, जिन पर कि इस तरह की सामग्री पेश की जा रही थी जिससे कि लोग खुद को रेडिकलाइज कर सकते थे, जिसको पढ़कर। और ऐसी 400 साइट्स को बंद किया गया, उनके यूआरएल को जो है ब्लॉक किया गया। तो इस तरह की मुहिम जो है महाराष्ट्र में साल 2016 से चल रही है और इसके पुलिस को अगर माने तो इसके अच्छे नतीजे भी मिल रहे हैं। और इसमें सबसे अहम यह है कि परिवार का साथ, जिस परिवार का कोई युवक अगर कट्टरपंथ की ओर झुकाव कर रहा है तो परिवार के लोग इंटीमेट करते हैं और उसके बाद में इनके प्रोग्राम के तहत उसकी काउंसलिंग की जाती है और ये कई महीनों तक चलता है और एक इमोशनल बॉन्डिंग जनरेट करने की कोशिश की जाती है उस शख्स के बीच और पुलिस के बीच। बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, जो अध्ययन हो चुका है उसकी जानकारी दे रहे हैं। अब कट्टरवाद पे जो एक बार फिर से अध्ययन होने वाला है, आपको बता दें कि इस वक्त क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनल जस्टिस के प्रोफेसर जीएस वाजपेयी जी खुद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सबसे बड़ा सवाल यही कि इस अध्ययन में जो आपके नेतृत्व में होने वाली है, इस कमेटी में, यहाँ क्या कुछ होने वाला है सर? किस तरीके से पूरी प्रक्रिया की जाएगी? जो कट्टरवाद या इस तरह के विषयों पे जो अध्ययन की बात है, वो किसी चुनाव या किसी राजनीति उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं है। इस देश में इस पे कई दिन से काम चल रहा है और बहुत से लोग इस पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संभवतः यह पहली बार एक संगठित रूप से ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक स्कीम है, उसके तहत वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे जो प्रस्ताव है वो आमंत्रित करते हैं। और उन्होंने साल भी किए थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है बीपीआरएनडी, उसके द्वारा। और इसमें मैंने जो प्रस्ताव दिया था, क्योंकि हम लोग यहाँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक मेरा सेंटर है, सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी, उस पे हम लोग पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं इस पे रेडिकलाइजेशन पे, और हम लोगों की अपनी काफ़ी इस पे पब्लिकेशंस भी हैं। तो जब हम लोगों ने वो प्रस्ताव दिया रिसर्च का, तो उसको स्वीकार किया गया, क्योंकि मुझे लगता है इस विषय पे एक तथ्यात्मक जानकारी की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस पे ओपिनियन देते हैं। तो मैं तो एक रिसर्च साइंटिस्ट हूं, मेरा मानना यह है कि हमें फैक्चुअल स्टडी की इस पे आवश्यकता है, सो दैट कि जो नैरेटिव्स खड़े किए जाते हैं इस विषय पे, जो जजमेंट दिए जाते हैं लोगों से, मीडिया से, उनकी बजाय हम एक एम्पेरिकल स्टडी करें, लोगों के समक्ष इस कट्टरवाद के जो सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, वो किस तरह से पनपते हैं, कट्टरवाद या जो रेडिकलाइजेशन है उसकी प्रोसेस क्या है। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं रेडिकलाइजेशन इंसिडेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब है कि जो रेडिकलाइज्ड हो रहा है वो कई स्टेजेस से गुजरता है। तो हम लोग इसको ग्राउंड में जाके इस बात की स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि रेडिकलाइजेशन के वल्नरेबल कौन है, वो किस प्रोसेस से गुजरते हैं,
और दूसरी स्टेज में इस पे कुछ डेटा नहीं है। आज की डेट पे बहुत ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा मिनिस्ट्री के आधिकारिक सोर्सेज से भी कहा गया है। तो अभी जो साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल है उसने ये बताया था कि इंडिया में करीब 400 से ज्यादा लोग जो आईसिस है, जो इंडियन इस्लामिक स्टेट है, उसके सिंपैथाइजर्स हैं, या उनमें से करीब करीब 100 लोगों से ज्यादा ऑलरेडी माइग्रेट भी कर चुके, वो ट्रेवल करते हैं सीरिया या जहां भी इस तरह की विचारधारा के हैं। तो आपको समझने की कोशिश ये करनी है हमें कि इस देश में जो रेडिकलाइजेशन है वो सिर्फ चर्चा में नहीं है, वो एक सिस्टमैटिक ढंग से लोगों को इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा जो चिंता की बात है उसमें हमारे देश के जो युवा है, बेसिकली उसमें स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें यूथ भी हैं, उसमें और भी लोग हैं जो वल्नरेबल हैं, जो बहुत जल्दी इस तरफ बहक जाते हैं। तो ये एक साइलेंट वॉर चल रहा है। टेररिज्म तो बहुत सब लोग जानते हैं, वो हमें नजर आ जाता कि कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, लेकिन ये जो साइलेंट प्रोसेस चल रही है इसको टारगेट करना बड़ा जरूरी है। सर, आप टारगेट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि जी सर, आप कुछ और जानकारी दे रहे थे, प्लीज। हाँ, मैं ये देना चाह रहा था जानकारी कि हम लोगों ने इसमें 3-4 एस्पेक्ट पे काम करने का प्लान किया है। पहली चीज हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वो फैक्टर्स क्या है, डोमिनेंट फैक्टर्स क्या है। तो अभी जैसा कि बताया जा रहा था, महाराष्ट्र का मॉडल हमारे सामने, मैंने महाराष्ट्र की केस स्टडी की है, वो प्रकाशित भी हुई है। उसमें हम लोगों ने ये पाया कि जो युवा है उसको कई तरह की समस्याओं से वो गुजर रहे हैं। या तो उनको जब वो इंटरनेट पे कुछ वेबसाइट, ये सारा इंटरनेट ड्रिवन है, मैं आपको ये भी बता दूं, इसलिए ये वेबसाइट से ये पूरी कार्यवाही चलती है। तो जब वो इंटरनेट पे किसी साइट को विजिट करते हैं तो वहां कोई उन्हें इंट्रोड्यूस करता है एक विचारधारा की तरफ, फिर उसमें वो जब जाते हैं तो कोई उन्हें और सीरियसली इंट्रोड्यूस करता है, उसके बाद उनको कुछ लिटरेचर भेजा जाता है, उनको इनरोल किया जाता है। तो रिक्रूटर्स हैं, ये रिक्रूटर्स का नेटवर्क क्या है और वो क्या मटेरियल दे रहे हैं और इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये तो एक पक्ष है जो प्रॉब्लम का नरेशन है, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है जिसपे मैं विशेष रूप से इस अध्ययन में जाना चाहूंगा कि किया क्या जाए, तो करने के लिए 2 बहुत प्रमुख बिंदु हैं जिन पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं। पहली चीज है कि इस विषय पे कोई बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं, तो हम लोग कुछ ऐसा डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं कि जिसके आधार पे हम एक पॉलिसी और एक एक्शन प्लान डेवलप कर सकें। वो पॉलिसी और एक्शन प्लान अल्टीमेटली हम लोग ये चाहेंगे कि हमारे लीगल फ्रेमवर्क में, जैसे आप शब्द यूज कर रहे हैं कट्टरवाद, ये शब्द बड़ा हमें लोडेड लगता है, ये ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा जर्नलिस्टिक सा शब्द है। तो रेडिकलाइजेशन दूसरे देशों में परिभाषित हो चुका है, डी रेडिकलाइजेशन, तो मेरा फोकस डी रेडिकलाइजेशन पे ज्यादा है, काउंटर रेडिकलाइजेशन पे ज्यादा है, एंटी रेडिकलाइजेशन पे ज्यादा है कि हम करें क्या। चर्चाओं से और इस तरह से भ्रम फैलाने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ उपायों की तरफ जाना पड़ेगा। वो उपाय मैं आगे आपको बताना चाहूंगा। अगर आपको बिल्कुल सर, सबसे बिल्कुल सर, ये जो जांच का फोकस है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि ये इंटरनेट के जरिए इसको निकालने की कोशिश की जा रही है, तो ये जांच का जो पूरा फोकस होगा सर, क्या उन जगहों पर होगा जो कट्टरवाद के लिए बहुत मशहूर है, जैसे जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, केरल और असम? खबरें ऐसी आ रही है कि इन राज्यों पर आधारित होगा। तो किस राज्य में कट्टरवाद की जो घटनाएं आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए क्या इन जगहों को चुना गया है? देखिए, हमें जिन चीजों की जो रिपोर्टेड जानकारी है वो इन्हीं स्टेट्स की है। अभी लेटली उसमें 2 स्टेट और जुड़ गए हैं जिनके बारे में मुझे अभी भी कंफर्मेशन लेनी, एक असम और दूसरा वेस्ट बंगाल। मैं ये कह रहा हूं ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कई जगहों पे ये चीजें साइलेंट फॉर्म में या छोटे स्केल पे चल रही, शायद जिन जगहों पे बड़े स्केल पे चल रही थी वहां पे चर्चाएं ज्यादा हुई, जहां पे एटीएस ने या पुलिस ने अच्छा काम किया है वहां पे आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम का ज्यादा अच्छे तरीके से हो गया। महाराष्ट्र का काम बहुत अच्छा रहा है, मैंने उसकी स्टडी की। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि एक चेंज जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इसको एज ए पुलिस प्रॉब्लम अकेले डील नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि हम इसको जेल में भेज के या सजा दिला के या लोगों पे प्रोसिक्यूट करके करें। मैं ये समझता हूं ये हमारे यहाँ के यूथ है, हमें उनको अगर एक कोई फोर्स उनको रेडिकलाइज कर रही तो हमें उसी तरह का उत्तर देना पड़ेगा, डी रेडिकलाइजेशन। और इस डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे सऊदी अरेबिया है, सिंगापुर है, डेनमार्क है, मलेशिया है, हांगकांग है, फिलीपींस, यहां पे उन्होंने एक बहुत अच्छे से ये पूरी
एक जिसको हम कहते हैं डी रेडिकलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। डी रेडिकलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब 4 लेवल्स पे वो काम कर रहे हैं। पहला लेवल है इंडिविजुअल। हम उस जो रेडिकलाइज हो गया है मतलब यह है कि वो कंफर्म केस हो चुका है, लेकिन कुछ लोग अभी प्रोसेस में है रेडिकलाइजेशन होने की। तो उन केसेस में पहले हम व्यक्ति पे काम करते, जो केस है हमारा, उस व्यक्ति को ऐसा नहीं कि उठा के आप सजा देने लगे, क्योंकि हम सिर्फ एक ही भाषा, हमारा जो अपराध न्याय प्रशासन या क्रिमिनल जस्टिस है वो बड़ा रिएक्टिव है, रेट्रीब्यूटिव है कहीं कहीं। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कुछ ऐसे मेजर्स की जिनके माध्यम से हम उस व्यक्ति को वापस रीइंटीग्रेट कर सकें सोसाइटी में, और उसके लिए कुछ मॉड्यूल है हमारे, कुछ उसके लिए प्रोग्राम है। और दूसरे लेवल पे जैसे अभी बताया गया, फैमिली के लेवल पे काम करेंगे, क्योंकि कई बार फैमिली को पता नहीं होता है कि इस तरह की घटना उनके परिवार में हो रही, वो उनको शॉक लगता है कि इस तरह का उनका बच्चा कहीं इस तरह की गतिविधियों में, रात को वो क्या वेबसाइट देख रहा पता नहीं, उस पर एनरोल भी कर चुका है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सर, तो दूसरे स्तर पर बिल्कुल सर, हम भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि सदन के बाद जो है हमने देश पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कहीं भी हमने कम्युनिटी रिसोर्सेज को इन्वॉल्व नहीं किया। कम्युनिटी रिसोर्स सबसे पावरफुल रिसोर्स इस देश में, जो अभी औपचारिक रूप से हमने, सिर्फ हम लोग जानते हैं कम्युनिटी का मतलब नॉन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। नो सर, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ दोनों संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जितेंद्र दीक्षित और ओम प्रकाश तिवारी। ओम प्रकाश, चूंकि अब जो है अध्ययन होने वाला है, कट्टरवाद को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, तो इसके अधिकार क्षेत्र क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक रिसर्च पेपर सबमिट करने को कहा है। रिसर्च पेपर सबमिट करेंगे डॉक्टर वाजपेयी अपनी रिसर्च का, और उसके बाद इनका जो रिसर्च पेपर होगा उसको केंद्रीय गृह मंत्रालय जो आईपीसी सीआरपीसी की जो अमेंडमेंट कमेटी है उसके सामने रखा जाएगा। और अगर जरूरत समझेगी, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय समय समय पर कई तरह के रिसर्च पेपर्स को आमंत्रित करता है, और इस बार कट्टरवाद पर उन्होंने रिसर्च पेपर्स को आमंत्रित किया है, जिसकी जिम्मेदारी डॉक्टर वाजपेयी को दी गई है। डॉक्टर वाजपेयी अपनी रिसर्च पूरी करके केंद्रीय गृह मंत्रालय को सबमिट करेंगे, और इस तरह की तमाम रिसर्च के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ये निर्णय लेगा कि आईपीसी सीआरपीसी में किसी तरह के कोई बदलाव की आवश्यकता है या नहीं, और कट्टरवाद को उससे डिफाइन किया जाएगा। जी, तो देखिए, कट्टरवाद पर जो है अध्ययन की पूरी तैयारी हो रही है। प्रोफेसर जीएस वाजपेयी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने तमाम जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और हमारे दोनों संवाददाता, आपने भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत सारी जानकारी दी, आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आगे ये तमाम जानकारी आपके लिए जारी है। वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौट कर आएंगे।